भाइयों और बहनों नमस्कार। अगर आप बीएससी क्लास 10th 2026 के छात्र हो और नॉन हिंदी विषय में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडल पेपर के 100 सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। भाई, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से पूरा देख लिया ना तो नॉन हिंदी में पास नहीं, सीधे अच्छे नंबर रख के वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर प्रश्न के साथ परीक्षा की छोटी छोटी ट्रिक भी बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। लिखा गया है लिखा गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फारसी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रोमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी हो जाएगा। ओके, मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, चलते हैं देवनागरी के लिपि में। ओके, चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 12 मुखी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 12 खड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, गुरुमुखी हो जाएगा। मतलब स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के रूप के अनुसार क्या कहते हैं तो गुरुमुखी कहते हैं। ओके, सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है स प्लस में र से कौन वर्ण बनता है? मतलब ये दोनों जो जब मिलाए गए तो कौन सा वर्ड बनता है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सर। भाई ध्यान से सुनो, ये जो प्रश्न अभी आपने देखा है ना, एक ऐसा ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे हल्के में मत लेना। नॉन हिंदी विषय में ज्यादातर छात्र यही पर गलती करते हैं, क्योंकि वो प्रश्न को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ऑप्शन को ठीक से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा अच्छा से, उसके बाद आराम से टिक मारिएगा। ठीक है, वही मार्कशीट पे फिल कर दीजिएगा। ओके, तो स प्लस र से कौन सा वर्ण बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है स्र। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड का क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, स्र हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब स प्लस र से कौन सा वर्ण बनता है तो अच्छा बनता है। ठीक है, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है फोर नंबर में, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव शब्दों में स के स्थान पर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स तानम स। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मुदंत स। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है दंत स। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, स हो जाएगा। मतलब यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तत्भव शब्दों में स के स्थान पर क्या होता है तो तालम स होता है। ठीक है, चार का क्या हो जाएगा आंसर तो ए होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 5 नंबर में लिखा गया है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंठय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तालव्य। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मूर्धन्य। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ हो जाएगा। मतलब प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो ओष्ठ से होता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 6 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है म। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है थ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, म हो जाएगा। और निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है तो म है। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, 6 नंबर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 7 नंबर लिखा गया है
अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्लूत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अनुतान, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अयोग गवाह, अयोग वाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, अयोग वाह हो जाएगा। मतलब अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो अयोग वाह कहते हैं, ठीक है। सेवन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 8 में लिखा गया है अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। जो अ जो वर्ण है ना, उसका उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कंठोस्थय, कंठोस्थय, और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दंतोस्थय, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कंठ तालव्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कंठय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, कंठोस्थय हो जाएगा। मतलब अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोस्थय होगा, ओके। आर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 9 में लिखा गया है बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स्वर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है संपृक्त, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संयुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन हो जाएगा। मतलब बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो व्यंजन होती है, ठीक है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 10 नंबर में लिखा गया है, तो लिखा गया वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद ध्वनि दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है स्व रागत, स्वराघात, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनुतान, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है संगम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है, संगम हो जाएगा। मतलब वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? तो संगम कहते हैं, ठीक है। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के, मतलब उसमें लिंक लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल का, ओके। उसमें जुड़कर आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। याद रखना भाई, बोर्ड वाले ऑप्शन में घुमा फिरा कर सवाल पूछते हैं, इसलिए परीक्षा हॉल में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर आपने मॉडल पेपर अच्छे से देखा है तो ऐसा प्रश्न देखकर डर डर लगेगा ही नहीं, ठीक है, सीधे उत्तर पहचान में आ जाएगा, ओके। इसलिए अच्छा से पढ़ाई कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 11 नंबर में लिखा गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अव्यय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, संधि हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं, ठीक है। 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 12 नंबर में लिखा गया है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? फिर से पढ़ते हैं, लिखा गया है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अव्ययी भाव समास। ये बात आप याद रखिएगा, समास का प्रकार कितना होता है? तो 6 प्रकार होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मतलब समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उससे क्या कौन समास कहते हैं? तो बहुव्रीहि समास कहते हैं, ओके। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 13 नंबर में लिखा गया है निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हर फन मौला, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सत सई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है धर्मा धर्म, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है प्रत्यंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। हरफन मौला हो जाएगा। और निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो हरफन मौला है, ठीक है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, लिखा है 14 नंबर में यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है यश प्लस में धारा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यशः प्लस में धारा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया यशो प्लस में धारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया यश प्लस में धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। यशः प्लस में धारा हो जाएगा। और यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है तो यशः प्लस में धारा हो जाएगा, ठीक है। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 15 नंबर में लिखा गया है उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद है। अगर ये आप लेक्चर कर लेते हैं पूरा तो आप इंग्लिश में 50 मार्क यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। इसलिए अच्छा से पढ़िए, पूरा बीबीए आपको क्वेश्चन लिया गया है इस लेक्चर में, ठीक है। क्या लिखा है, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है उड प्लस में डयन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उड प्लस में डयन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उड प्लस में आयन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उत्त प्लस में डयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 15 का डी हो जाएगा, ठीक है। उत्त प्लस में डयन हो जाएगा। मतलब उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो उत्त प्लस में डयन है, ठीक है। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। भाई अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही लाइक से हमें पता चलता है कि आप लोग सच में पढ़ाई के लिए आए हो। ओके, चलते नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 16 नंबर में निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित शब्द कौन शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जब इस सब मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल आता है, ठीक है, इसलिए अच्छा से देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जयोत्सना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रज्वलित। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कृत्य कृत्य। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भस्मीभूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, प्रज्वलित हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, तो प्रज्वलित होगा, ठीक है। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पिशाच। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अमीश। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भूधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, भूधर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है, तो भूधर होगा, ठीक है। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है, तो भूधर होगा, ठीक है। चलते हैं, अशुद्ध इसमें लिखा है, उसमें शुद्ध लिखा था, इसमें शुद्ध, इसमें अशुद्ध। 18 में लिखा गया है निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ये, इसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया डबल इन्वर्टेड कॉमा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क्स। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। इसको ही कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, अगर ये चिन्ह लग जाता है ना किसी वाक्य के अंत में, तो उसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। 19 नंबर लिखा गया है दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अल्प विराम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उप विराम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लाघव चिन्ह। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया योजक चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है, योजक चिन्ह हो जाएगा। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है, तो योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं 20 नंबर में लिखा गया है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 3। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 4। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। मतलब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तो 3 है, ठीक है। 20 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, तो बी होगा, 3 नंबर। ओके, 20 नंबर का बी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है, एक मिनट, लिखा गया है देखिए, अब ध्यान से सुनो, यह प्रश्न छोटा जरूर है लेकिन नंबर दिलाने वाला सवाल है।
नन हिंदी में ऐसे ही प्रश्न आपको अच्छे नंबर तक ले जाते हैं। परीक्षा में समय बहुत कम होता है और ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ऐसे प्रश्न आपको समय बचाने में मदद करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए क्या लिखा है, निम्न में कौन तत्भव शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सुलह, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ओठ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्पूर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कौड़ी। तो 21 सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, कौड़ी हो जाएगा। निम्न में कौन तत्भव शब्द है? तो कौड़ी है। ठीक है, तो हम लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है 22 नंबर में, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इच्छु, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ससुर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आलमगंज, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लाठी चार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो जाएगा सही आंसर 22 का? तो डी हो जाएगा। ठीक है, लाठी चार्ज हो जाएगा। निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? तो लाठी चार्ज है। ठीक है, 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, ये सवाल एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है, यही गलती होती है ज्यादातर बच्चों से। ठीक है, तो आप अच्छा से देखिए। लिखा गया 23rd नंबर में लिखा गया है, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो। ठीक है, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का मतलब बोध हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सोना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है झब्बा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पटना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया करुणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, पटना पटना हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पटना है। ठीक है, पटना किसी खास शहर का नाम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, जब भी किसी खास का बोध होना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 23rd का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, पटना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को 24 नंबर लिखा गया 24 नंबर में, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म तथा दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है द्रव्यवाचक संज्ञा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव सही कर लिया ना तो समझ लो 1 नंबर पक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में 24 का बी हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस संज्ञा सबसे व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट को 25 नंबर लिखा गया है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वचन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अव्यय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, लिंग हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। ठीक है, 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, लिंग हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 26 नंबर लिखा गया है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है के, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, नी हो जाएगा। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता? तो ने वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जिन में लगना, जाना और सकना तथा चूकना सहायक क्रिया होता है। ओके, इसलिए 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 27 नंबर में, हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, यह वाक्य किस कारक का है? ये कारक से है। ठीक है,
देखिए परीक्षा में हिंदी व्याकरण का बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। तो हम ना अपना चैनल पे अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाए हैं, ठीक है, बिल्कुल वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग जरूर देखिए, उससे आपका व्याकरण पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया रहेगा, ठीक है। उसमें ज्वाइन करके आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं इसका मतलब नोट्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आपादान कारक, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है करण कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 का ए हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। मतलब हरि मोहन को रुपए देना देता है, यह वाक्य किस कारक का है, तो संप्रदान कारक है, ठीक है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान कारक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को। 28 नंबर में लिखा गया है वीडियो स्किप मत करना, आखिर वाला सवाल बहुत बार बीएससी में आ चुका है, ठीक है, इसलिए अच्छा से देखो। क्या लिखा है 28 नंबर में, श्रीमती शब्द का बहुवचन है, वो श्रीमती का प्लूरल बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया श्रीमतियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया श्रीमतियां, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया श्रीमती लोग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया श्रीमतियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, श्रीमतियों हो जाएगा। मतलब श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो श्रीमतियों होगा, ठीक है। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो ऑब्जेक्टिव चाहिए तो अभी लाइक ठोको, नहीं तो भूल जाना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया 29 नंबर में, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है खिंचाव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चमक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है खपत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वकालत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, खिंचाव हो जाएगा। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो खिंचाव जो है ना वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसलिए 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, खिंचाव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 30 नंबर में, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग इनमें से कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंगूर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कीचड़, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया पर्दा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया छत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, छत हो जाएगा। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो छत जो है ना वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ओके, इसमें क्या था, तो पुल्लिंग था, और इसमें क्या है स्त्रीलिंग। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। अब कमेंट में जल्दी से बताओ ये आंसर तुम्हारा सही था या गलत, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब लिखा गया 31 नंबर में, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया शब्द, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मात्रा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वर्तनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगा, ठीक है, पद हो जाएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो पद कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 32 नंबर में लिखा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पाठक या श्रोता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लेखक या वक्ता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा 32 का, तो बी हो जाएगा, ठीक है, लेखक या वक्ता। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है, तो लेखक या वक्ता कहते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन किससे कहते हैं, ठीक है, वही आता है। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है, 32 का, ओके, याद रखिएगा अच्छा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32 का बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 33 नंबर में, लिखा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। लिखा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 8, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 11, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है क्या लिखा है 6, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो 6 सर्वनाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
एग्जाम हॉल में बैठकर ये ट्रिक याद आनी चाहिए, ठीक है, तभी काम आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर है ना सर्वनाम, यहाँ पर ऊपर ऐसे है ना, यहाँ पे वहाँ पे ऊपर देखिए सिक्स जैसा है ना, सिक्स की तरह, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, तो सिक्स प्रकार होते हैं, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठकर ये ट्रिक याद आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी काम आएगा एग्जाम में, ओके। इस 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो छ हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 34 नंबर में क्या लिखा गया है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विशेष्य विशेषण, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विधेय विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, 34 काटो डी हो जाएगा, ठीक है। विधेय विशेषण कहते हैं, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं, तो विधेय या विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर में लिखा गया है मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मोहन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पढ़ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बहुत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, तेज बहुत हो जाएगा। तो मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है तो बहुत है, ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण से पहले आता है, विशेषण ये है ना तेज, उससे पहले क्या है, बहुत आया ना, इसलिए क्या हो गया, प्रविशेषण बहुत हो गया, ठीक है। इसलिए 35 का सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर में सी हो गया, ओके। चलते हैं 36 नंबर। लिखा गया है व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया दो प्रकार, ये साथ ज्यादातर स्टूडेंट उल्टा मार्क कर देते हैं, तुम मत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तीन प्रकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, सी में लिखा है चार प्रकार, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पांच प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार होती है, तो दो प्रकार होती है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा अच्छा से। चलते हैं मतलब ए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ओके। चलते हैं लिखा गया है 37 नंबर में जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया प्रेरणार्थक धातु, ऑप्शन नंबर डी में बी में लिखा गया यौगिक धातु, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नाम धातु, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मूल धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 30 मतलब 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 38 नंबर में मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है। अब आ गया टेंस से काल, ठीक मतलब टेंस मतलब काल मतलब टेंस, ठीक है। तो मैंने आम खाया है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सामान्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आसन्न भूत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया हेतु हेतु मध्य भविष्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है तत्कालिक वर्तमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में मैंने आम खाया, तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, आसन्न भूत हो जाएगा, ओके। इस चलते हैं नेक्स्ट को, तब लिखा गया 39 नंबर में ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कारक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है संधि, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अव्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, अव्यय हो जाएगा। मतलब ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो अव्यय, ओके। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 47 नंबर में यहीं पे 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, तुम मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल्के में लिया ना, नंबर कटना तय है। लिखा गया प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तीन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पांच, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है छह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 40 नंबर का बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, चार हो जाएगा। मतलब प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, ठीक है। 40 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 41 में
ध्यान से सुनो, ये BSCB का फेवरेट पैटर्न है। ओके, अभी आंसर मत सोचो, पहले कंसेप्ट पकड़ लो। ओके, लिखा गया निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सिर्फ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, सा हो जाएगा। निम्न में कौन तुलनात्मक निपात है? तो सा जो है ना वो तुलनात्मक निपात है। ठीक है, तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते 42 नंबर में लिखा गया ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया रूढ़ शब्द, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया यौगिक शब्द, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया योग रूढ़ शब्द, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2042 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द हो जाएगा। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उन जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसलिए 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर में लिखा गया आक्रमण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आक्रमण में कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आक्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आक्रम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आ। तो इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 43 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, आ हो जाएगा। मतलब मूल शब्द से जो पहले आता है ना उसको क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे मूल शब्द क्या हो गया? क्रमण हो गया। और उससे पहले क्या आया है? तो मतलब आ आया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है अब 44 में लिखा गया है मतलब पूजापा पूजापा शब्द में प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है जापा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आपा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हापा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, पा हो जाएगा। मतलब पूजा पा शब्द में प्रत्यय है तो पा है। ठीक है, मूल शब्द के जो बाद आता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, मतलब मूल शब्द से जो पहले आएगा उसको क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और मूल शब्द के जो बाद आता है उसको क्या कहते हैं? तो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये दो फिक्स है। एमए का हर साल एग्जाम आता है। ठीक है, चलते हैं 45 नंबर लिखा गया है निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान नहीं मतलब सम्मान सभी करते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो निम्न में कौन सा वाक्य है? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, इसलिए 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 46 नंबर लिखा गया है अगर ये क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन फ्री, और अगला क्वेश्चन भी फ्री हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में लिखो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, लिखा निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें क्या लिखा गया? सरल वाक्य, इसमें क्या लिखा है? शुद्ध वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है। ठीक है, 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 47 नंबर में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अरविंद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सैंधव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्नम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पतंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का क्या हो जाएगा? तो
सी हो जाएगा, ठीक है। अर्नम हो जाएगा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो अर्नम है, ठीक है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, इस लाइन को माइंड में लॉक कर लो, काम आएगी, ठीक है। लिखा गया 48 नंबर में, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब उल्टा शब्द कौन है कृष्ण का, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है सौम्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुक्त, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है स्वच्छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो बी हो जाएगा, ठीक है, शुक्ल हो जाएगा। मतलब कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है तो शुक्ल है, ठीक है। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 49 में लिखा गया है, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अलौकिक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया निशाचार, निशाचर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया खेचर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रत्याशत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, खेचर हो जाएगा। मतलब जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो खेचर होगा, ठीक है। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं 50 नंबर में लिखा गया है, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ये अभी डायरेक्ट बुक से नहीं है, नहीं ट्विस्ट के साथ आता है, ठीक है। और वीडियो स्किप किया तो यही वाला क्वेश्चन मिस हो जाएगा। ओके, लिखा गया है आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मर जाना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है नजर बचाना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उदासीन हो जाना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सावधान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, नजर बचाना। मतलब आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो नजर बचाना होता है, ठीक है। 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, और एक बार आपको 50 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोकित का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नुकसान के बिना काम हो जाना। प्रॉपर लोग यहीं पे एक्स्ट्रा एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना, एग्जाम के दिन बचाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, अप्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कठिन काम संपन्न करना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कम लाभ अधिक खर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का बी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या लोकहित का क्या अर्थ है, तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है, ठीक है। 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट तरफ लिखा गया 52 नंबर में लिखा गया है, मतलब तू जिंदा है तो डॉक्टर शीर्षक कविता का कवि कौन है, मतलब तू जिंदा है तो शीर्ष मतलब है ना कविता, उसके कवि का नाम कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गोपाल सिंह नेपाली, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अरुण कमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में। यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे मुंशी प्रेम नहीं है, यहाँ शंकर शैलेंद्र होगा, ठीक है। ऑप्शन था गलत दिया है, शंकर शैलेंद्र होगा, ठीक है। मतलब तू जिंदा है तो शीर्षक कविता का कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है, ठीक है। यहाँ था मतलब गलत हो चुका था, इसलिए मिस्टेक, थोड़ा सॉरी। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा शंकर शैलेंद्र, ठीक है। चलते हैं 53 नंबर लिखा गया है, ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसों में लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2 पैसों में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 3 पैसों में, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 4 पैसों में, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 5 पैसों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 3 पैसों में। मतलब ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मेल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसों में ले लिया, तो 3 पैसों में ले लिया था, ठीक है। ये बहुत ही बार एग्जाम आता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 54 में लिखा गया ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया नाच रहे थे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गा रहे थे,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, आपस में गले मिल रहे थे। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, झगड़ा कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, आपस में गले मिल रहे थे। तो ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो आपस में गले मिल रहे थे। इसलिए 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं 55 नंबर में लिखा गया है, कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं। अगर अभी भी डॉट है तो रिवाइंड करो, ये क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बातवीर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बलवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया धर्मवीर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कर्मवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर हो जाएगा। मतलब कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं, तो कर्मवीर होते हैं। ठीक है, 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 56 नंबर में, BSc 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। विभव शब्द का अर्थ होता है, ये विभव शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया भाग्य, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चमकीला, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्य हो जाएगा। विभव शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ऐश्वर्य होता है। ठीक है, 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं 57 नंबर में लिखा गया है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से रचित है। ये बाल गोविंद भगत है, इस साहित्य की कौन सी विधा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है निबंध, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब जीवनी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रेखा चित्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया यात्रा वृतांत। ठीक है, यहाँ जल्दी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन देखना तो स्मेल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, सी होगा सही आंसर। ठीक है, रेखा चित्र होगा। ठीक है, 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विधा से रचित है, तो रेखा चित्र है। ठीक है, मतलब 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 58 नंबर लिखा गया है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है। ये बाल गोविंद भगत है, उस शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया प्रेमचंद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आचार्य शिवपूजन सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का बी हो जाएगा। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। मतलब बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी है। ओके, 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट ही यहाँ करेक्ट टिक करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को इग्नोर करना मतलब रिस्क लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया है, पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पेरवा घाघ का झरना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दसम का झरना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है हिरनी का झरना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है हुंडरू का झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, हुंडरू का झरना। मतलब पठित पाठ के अनुसार लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन सा झरना सबसे निराला है, तो हुंडरू का झरना है। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा आंसर मतलब मैच हुआ या नहीं। ठीक है, अगर मैच हो गया तो तुम्हारा तैयारी सही है, अगर नहीं मैच हुआ तो तुमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बहुत समय कम है। ठीक है, चलते हैं 16 लिखा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कामता प्रसाद सिंह काम ने, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मोहम्मद इकबाल ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया प्रेमचंद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने पठित पाठ के आधार पर बताया कि किसने कहा कि साधे की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। लिखा गया 61 नंबर में,
ये वाला क्वेश्चन एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करना, ठीक है। इसका लॉजिक समझ लो, रट्टा मत मारो, ठीक है। लिखा गया, कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गुस्सा के कारण। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया धन ऐंठने के कारण। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बातचीत करने के आनंद के लोभ में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बदला लेने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का सी हो जाएगा, ठीक है। बातचीत करने के आनंद के लोभ में, मतलब कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया? तो बातचीत करने के आनंद के लोभ में, ठीक है। 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया है 62 नंबर में, निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है? निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया बिहारी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अरुण कमल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है। बिहारी होगा। निम्न कवि किस कवि के दोहे गागर में सागर है? तो बिहारी जो है ना कवि, उसका दोहा ना गागर में सागर है, ठीक है। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो नन हिंदी इजी है। पेपर सेटर इसी कंसेप्ट पे भरोसा करता है, ठीक है। लिख चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 63 नंबर में, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ठेस। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ईदगाह। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया खेमा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। ठेस हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक का कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो ठेस है, ठीक है। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 64 नंबर में, किसके हाथ की बुनी फट्टी शीतल पाटी को छूकर सिरचन कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूंगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अपने माँ की। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब अपने पिता की। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपने घरवाली की। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब खुद की। इस क्वेश्चन ने पिछले साल बहुतों को कंफ्यूज किया था, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छा से देखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस पूरा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अपने घर वाले की, मतलब किसके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर शिक्षण कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूंगा? तो अपने घर वाले की, ठीक है। तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। 65 में लिखा गया है नैनो शब्द का क्या अर्थ है? वो नैनो जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मक्खन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नमकीन। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विशेष प्रकार की चटाई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एक प्रकार की घास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब मक्खन हो जाएगा। मतलब नैनो शब्द का अर्थ होता है तो मक्खन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं 66 में लिखा गया है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना। प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तो जिंदा है तो। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कर्मवीर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब खुशबू रखते हैं हाथ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बच्चे की दुआ। यहाँ ऑप्शन देख के नहीं, सेंस लगा के आंसर दो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव छोटा है लेकिन पावरफुल है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। बच्चे की दुआ, मतलब हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जैफों से मोहब्बत करना। प्रस्तुत किया किस हिस्सा पाठ से है? तो बच्चे की दुआ से है, ठीक है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। लिखा गया 67 नंबर में, अशोक का शस्त्र शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से में रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कहानी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एकांकी।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, एकांकी हो जाएगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो एकांकी विधा में रचित है। ठीक है, इसलिए 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, एग्जाम के टाइम ये वीडियो याद आ जानी चाहिए। गलती यही होती है, ध्यान भटक जाता है। अगर यहाँ सही किया तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है 69 नंबर में लिखा है ईर्ष्या। एक मिनट, 68 में लिखा गया अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने मतलब कौन बैठे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अशोक के पिता। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एक बौद्ध भिक्षु। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया कलिंग के राजा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मगध के राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, एक बौद्ध भिक्षु। मतलब अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? तो एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा है 69 नंबर में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विभव की वृद्धि से जलता रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के आता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मतलब बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जज साहब के। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया डॉक्टर साहब के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मास्टर साहब के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बीमा एजेंट के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 69 का क्या हो जाएगा? तो मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, जज साहब के। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विभव की वृद्धि से जलता रहता है? तो जज मतलब ये गलत है, यहाँ डी होगा। ठीक है, बीमा एजेंट से। ओके, 69 का 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट को। लिखा गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जी जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। रुको रुको, इस क्वेश्चन का बिना सोचे मार्क मत करना। ठीक है, यही ये वही क्वेश्चन है जो टॉपर और एवरेज का फर्क बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया निश्चय ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया वकील साहब ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया बीमा एजेंट ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70 नंबर का बी हो जाएगा। ठीक है, वकील साहब ने। मतलब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। नहीं, ये आंसर होगा ए। ठीक है, निश्चय ने बोला था। ठीक है, तो 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, 71 में लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आदि काल के। और ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है रीति काल के। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, भक्ति काल के। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, कबीरदास। ठीक है, 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, 71 का बी हो जाएगा। आंख कान दिमाग तीनों ओपन रखो। ठीक है, अभी जो बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में मतलब काम आएगा। ठीक है, चलते हैं 72 नंबर लिखा गया मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काव्य कैलाश में प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? मतलब ये जो पंक्ति है उसका रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिहारी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नरोत्तम दास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया गोपाल सिंह नेपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, कबीरदास। मतलब मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी है। ठीक है, 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं 73 नंबर में लिखा गया है, किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, मतलब भद्रक यक्ष। इस ऑप्शन में ज्यादा लोग फंस जाते हैं, तुम मत फंसना, ठीक है। अगर यहाँ सही टिक हुआ तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया धनपाल पक यक्ष। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया इंदल यक्ष। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विक्रम यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा, ठीक है। धनपाल यक्ष हो जाएगा। किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? तो धनपाल यक्ष, ठीक है। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 74 नंबर में, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 6। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 7। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो 8 कक्षा में पढ़ती है, ठीक है। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से याद रखिएगा। ओके, चलते हैं 75 नंबर में लिखा गया, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ती थी, वह कहाँ चलता था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है, अच्छा से इसको देखिएगा। क्या लिखा गया? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद जिस स्कूल में पढ़ती थी वह कहाँ चलता था? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जंगल में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रेल के 6 डिब्बों में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया गांव में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अस्पताल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, रेल के 6 डिब्बों में। ओके, इसका आंसर रट्टा से नहीं समझ से निकलेगा, ठीक है। आपको पहले किताब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पूरा किताब पढ़ लीजिएगा ना तो आपको आराम से बन जाएगा क्वेश्चन पूरा, जितना बुक करेगा, ठीक है। ओके, इसका आंसर रट्टा से नहीं, ठीक है। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 76 नंबर लिखा गया है, पीपल शीर्षक कविता के कवि है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब अरुण कमल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 76 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली है, ठीक है। 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। 76 का ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 77 नंबर में, पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रोक रोक कर भोर कर देता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मोर। वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, यही ट्रिक छुपी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव छोटा है पर नंबर बड़ा देता है। हम्म। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया मोर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चकोर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीपल। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मेढक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 77 का डी होगा, ठीक है, मेढक होगा। पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? तो मेढक जो है ना मतलब रो रो कर भोर कर देता है, ठीक है। 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। पेपर में ये देख के घबरा कर बिल्कुल मत मना है, ठीक है। मतलब ये नहीं घबरा जाना। और सिंपल बात है, जब एग्जाम आप दीजिएगा ना तब माइंड को रिलैक्स पूरा कर दीजिएगा, ठीक है, इतना टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। अगर आप टेंशन लीजिएगा ना तो आपको बहुत मतलब जो आता और रहेगा ना क्वेश्चन वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है, इतना दिमाग नहीं। चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 78 नंबर में, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया रामाकांत त्रिपाठी निराला पर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया रविकांत त्रिपाठी निराला पर।
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भोजकांत त्रिपाठी निराला पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखा गया है, ठीक है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट को, लिखा गया है 79 नंबर में दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया कामता प्रसाद सिंह काम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आचार्य शिव पूजन सहाय। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा 79 का? तो 79 का ऑप्शन नंबर में ए हुआ सही आंसर, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, ठीक है। मतलब दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक है कौन है? तो ये गलत है, ठीक है, सी होगा, ठीक है। 79 का सही आंसर होगा सी नंबर, आचार्य शिव पूजन सहाय होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, लिखा गया 80 नंबर में खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक प्रथा कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जाति प्रथा। यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट का फ्लो टूट जाता है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तैयारी सही चल रही है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया दहेज प्रथा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लिंग भेद। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया बाल मजदूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 80 नंबर का डी होगा, ठीक है, बाल मजदूरी। मतलब खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? तो बाल मजदूरी की है, ठीक है। 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं 81 में लिखा गया है खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? मेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया लेखक। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है खेमा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, सी में लिखा है कशारा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है खेमा के पिता। तो इसका सही, बस सोच समझ के ऑप्शन चूज करो, जल्दी नहीं, ठीक है। एग्जाम के दिन ये लाइन दिमाग में घूमनी चाहिए, ठीक है। पहले सोचना, उसके बाद ऑप्शन को टिक करना, ठीक है। तो OMR पे मतलब गोला कर देना, ठीक है। तो क्या लिखा खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? तो कसारा है, ठीक है। तो 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। कसारा 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी। 82 में लिखा गया कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया पटाखा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया लड्डू। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अगरबत्तियां। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है घड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सही आंसर 82 का? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, अगरबत्तियां। मतलब कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? तो अगरबत्तियां बनाते हैं, ठीक है। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा 83 में, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव का स्ट्रॉन्ग कर ली, मतलब अगर इस ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो सब्जेक्ट हाफ फिनिश है, ठीक है। यहाँ गलती हुई तो आगे के क्वेश्चन भी बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है 83 नंबर में कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखूने वाले हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया भिक्षा मांगते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया खुशबू रचते हैं हाथ। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रार्थना करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोड़ा चुनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? तो खुशबू रचते हैं, ठीक है। तो 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। लिखा गया 84 नंबर में पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई, ठीक है। तो अब मतलब सच बताओ पहले तुम क्या सोच रहे हो थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करना मतलब फ्री नंबर छोड़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बुक को अच्छा से पढ़े होंगे ना तो आपके लिए ये चुटकी होगा, मतलब बहुत आसान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया कदम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मतलब जैनब खानम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुड़िया। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सोनी।
ऐसा क्वेश्चन बार बार मतलब एग्जाम आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कदम मतलब पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी होगी, तो कदम, ठीक है। 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। चलते हैं 85 नंबर लिखा गया है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया अध्यापक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया वकील, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजनेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का ए हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर हो जाएगा। मतलब हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है, तो डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए। ज्यादा 86 में लिखा गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था। इस टाइप का क्वेश्चन से ही पेपर टफ लगता है, ठीक है। दिमाग को स्लो रखो, आंसर खुद मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया रामा ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया गोकुल ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया दसाई ठाकुर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया भीम ठाकुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, दसाई ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था तो दसाई ठाकुर था, ठीक है। 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ओके। चलते हैं, इस ऑप्शन को देख के कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर गलत नहीं, गलत है, ठीक है, ओके। मतलब सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 87 का, एक मिनट। लिखा गया 87 में, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जीवनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कहानी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब निबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 87 का ए हो जाएगा, ठीक है, जीवनी हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य किस विधा में रचित है, तो जीवनी में रचित है, ठीक है। 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए, ओके। चलते हैं 88 में लिखा गया है, कल्पतरु शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एक गरीब। एग्जामिनर यहीं पे ट्रैप लगाता है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो नन हिंदी ई चीज समझो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रार्थना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब उद्देश्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। मतलब कल्पतरु शब्द का अर्थ होता है तो इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ होता है, ठीक है। 88 का सही आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर में डी हो गया। चलते हैं 89 में लिखा गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पशुपालन मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 में एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया, तो मुख्यमंत्री, ठीक है। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं 89 में लिखा गया है, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची। पठित कविता के आधार पर उत्तर दें। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया विलियम हेयर ने, ऑप्शन नंबर मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया लॉर्ड माउंटबेटन ने, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डलहौजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, डलहौजी ने। झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची। पठित कविता के आधार पर उत्तर दे तो डलहौजी ने, ठीक है। 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते 91 में लिखा गया, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली कौन थी। वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार एग्जाम आया, बहुत बार एग्जाम आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया काना, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया झलकारी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया मुंदरा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया लक्ष्मीबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 91 का क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, लक्ष्मीबाई। मतलब कानपुर के नाना
की मुंह बोली बहन छबीली कौन थी? तो लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाइटली मत लेना भाई। ठीक है, चलते हैं। 92 में लिखा गया है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, मतलब झांसी की रानी कौन लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है सहजोबाई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनामिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का डी हो जाएगा। ठीक है, अनामिका हो नहीं, गलत है। 92 का बी होगा सही आंसर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री है तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 93 नंबर में, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इस चिकित्सा का चक्कर जो है, इस शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बेढ़ा बनारसी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, वंशीधर श्रीवास्तव हो जाएगा। तो चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो वंशीधर श्रीवास्तव है। ठीक है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ओके, अभी जो पढ़ा उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चौहानाथ कतारजी कहाँ से FRCS थे? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है न्यूयॉर्क से। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लंदन से। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पटना से। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ढाका से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 94 का ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क से। चिकित्सा चक्कर से सब पाठ के अनुसार डॉक्टर चौहानाथ कतारजी कहाँ से एक FRCS थे? तो न्यूयॉर्क से थी। ठीक है, 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ओके, चलते हैं। 95 नंबर में लिखा गया है, लेखक बेढ़ा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो मतलब रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? एक मिनट, यहाँ पे था हम गलती कर दिए। ठीक है, यहाँ पे ए होगा सही आंसर। ठीक है, बेढ़ा बनारसी होगा। ओके, तो चिकित्सा का चक्कर सीधा पाठ के लेखक कौन है? तो बेढ़ा बनारसी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया है कहाँ पे थे? 95 में हाँ, लेखक बेढ़ा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया राय कृष्णदास। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया चूहानाथ कातर जी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया हकीम साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, हाकिम साहब। और लेखक बेढ़ा बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो हाकिम साहब। ठीक है, 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, हाकिम साहब। चलते 96 नंबर लिखा गया है, पेपर का बीच में ये क्वेश्चन राहत देगा। ठीक है, क्या लिखा गया? प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का आएगा एग्जाम में, 2026 एग्जाम में। क्या लिखा है? प्रादुर्भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सावधानी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तरोताजा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, सावधानी। प्रादुर्भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सावधानी होता है। ठीक है, 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं 97 नंबर लिखा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताए कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया सुदामा के पिता ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सुदामा की पत्नी ने। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सुदामा के भाइयों ने। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सुदामा के मित्रों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, सुदामा की पत्नी ने। मैंने पठित पाठ के आधार पर बताया कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया? तो सुदामा की पत्नी ने। ठीक है, 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, लिखा गया है सुदामा चरित शीर्षक की काव्य भाषा है। ये आंसर मार्क करने से पहले एक बार फिर सोचो। ठीक है, सुदामा चरित शीर्षक की काव्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद ऑप्शन को अच्छा से पढ़ो, उसके बाद सोचो, उसके बाद आंसर दो। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मतलब अवधि, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मैथिली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है, मैथिली हो जाएगा। सुदामा चरित्र शीर्षक की काव्य भाषा है तो मैथिली है, ठीक है। 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 99 में लिखा गया है सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है। ये सुदामा चरित्र है, उस शीर्षक कविता का कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हरिओध। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बिहारी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया नरोत्तम दास, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कबीर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए सी हो जाएगा, ठीक है, नरोत्तम दास हो जाएगा। मतलब सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है तो नरोत्तम दास है, ठीक है। 99 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। लिखा गया 100 लिखा गया है, लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। राह भटकी हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है गोपाल सिंह नेपाली, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। राह भटकी हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है तो मतलब क्या हो जाएगा तो मतलब राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा, ठीक है। ओके, 100 का सही आंसर क्या हो गया तो ऑप्शन नंबर में डी हो गया, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, ये थे क्लास 10 नन हिंदी के सबसे खतरनाक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक बार क्लियर है तुम एग्जाम को सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। और वही बच्चे एग्जाम पढ़ते हैं, फोड़ते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है। एग्जाम में नंबर उसी को मिलता है जो रिवीजन करता है, गलतियों को सुधारता है और प्रेशर में भी सही टिक करता है। नन हिंदी सब्जेक्ट से डरना बंद करो भाई। BSCB 2026 का पेपर तुम्हें नहीं, तुम पेपर को हैंडल करोगे, ठीक है। आज का काम सिंपल है, इस वीडियो को 2 बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करो, और एग्जाम से एक दिन पहले से इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। अगर ये वीडियो एक भी नंबर बढ़ा सकता है तो एक लाइक जरूर बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलता है 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, BSCB पैटर्न के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सिंपल लैंग्वेज में गारंटीड क्लैरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखो मेहनत तक कभी धोखा नहीं देती, ठीक है। और एग्जाम सिर्फ उनका उसका इम्तिहान लेता है जो तैयार हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, बाय बाय।